क्या अपना स्वार्थ ही सियासत का सत्य बन चुका है? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आजकल भारत में दल बदल ट्रेंड कर रहा है। यूपी में दल बदल से सबक लेते हुए उत्तराखंड में बीजेपी ने हरक सिंह रावत का गेम प्लान चौपट कर दिया है। बीजेपी ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। हरक सिंह अपने परिवार के लिए टिकटों का दबाव बना रहे थे। खबर यह भी है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के साथ डील करने में जुटे हुए थे। उधर हरक सिंह रावत पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा है कि अगर हरक सिंह रावत अपनी कांग्रेस छोड़ने की गलती मान लें तो हम पार्टी में उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी जैसे मंत्रियों समेत कई नेता बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी समाजवादी पार्टी में एक बड़ी सेंधमारी करने जा रही है। बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर परिवार के चक्कर में जनता के साथ विश्वासघात क्यों? क्या चुनाव अब मुद्दों से ज्यादा चेहरों पर केंद्रित हो गया है? बीजेपी से निकाले जाने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इंडिया न्यूज पर कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं बनाया फिलहाल, चाहे वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं तब भी। मैं तो लड़ना नहीं चाहता था, पर मैंने ये जरूर कहा कि कई बार क्या होता है कि हम पार्टी के जब कार्यकर्ता होते हैं, हमारा मन नहीं होता, लेकिन पार्टी के हित में हमको पार्टी के आदेश का पालन करना होता है। पार्टी कहेगी तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मन नहीं है। और वो चीज आज मैं अगर कांग्रेस में सम्मिलित होता हूं तो वो चीज मैं कांग्रेस के लिए भी कह रहा हूं, मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता हूं। कुछ जरूरत थोड़ी कि चुनाव लड़के बहुत रह गया एमएलए, बहुत रह गया मिनिस्टर, कोई लालसा नहीं है मेरी अब। और जहां तक मैंने पलाजो से कहा कि मैंने कहा भाई अनुकृति बहुत अच्छा काम कर रही वहां, अगर आपको लगता है कि इसको मौका मिलना चाहिए, ये जीत सकती है, तो आप सोच लो। इतनी बात हुई थी और कोई बात नहीं हुई। ये तो अब क्योंकि उनसे गलती होगी, वो मीडिया ने, मैं दिल्ली चला एक दिन, मैं फ्लाइट से दिल्ली आ रहा था तो उसमें प्रीतम सिंह जी उनकी पत्नी भी थी, तो आरोप लगने लगा, मीडिया ने चला दिया कि साहब प्रीतम सिंह जी के साथ आए। हरक सिंह रावत की अभी कांग्रेस में एंट्री नहीं हुई है। हरक सिंह को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। कहूंगा क्योंकि मुझे इस विषय में कुछ मालूम नहीं है, न हरक सिंह जी ने कुछ कहा है। अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है और न मुझे उन्होंने ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी जानकारी। जब तक कोई व्यक्ति पार्टी में आवेदन नहीं कर रहा है और पार्टी के स्तर पर मुझसे पूछा नहीं जा रहा, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं एक बात जानता हूं कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी सभी चीजों को ध्यान में रख करके करेगी। लोगों में क्या प्रतिक्रिया है, समाज में, राज्य में क्या प्रतिक्रिया है, उसके क्या परिणाम होंगे, सब चीजों को विचार करके निर्णय करेंगे। थे जब भी वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, हमने पूरा उनका सम्मान किया। हर समय जो है जब भी उन्होंने विकास के मामले में कोई भी बात करी तो हमने हमेशा, थोड़ा असहज स्थितियां भी आई लेकिन उसके बावजूद भी हमने हमेशा कोशिश करी कि हम उसको करें। लेकिन इस बार चूंकि स्थिति थोड़ा सा इस प्रकार की हो गई कि वो टिकट के मामले को लेकर काफी बार जो है मीडिया में ये आ रहा था कि अन्य दलों के संपर्क में भी हैं। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर काम करने वाली पार्टी है। हमेशा हम राष्ट्रवाद के आधार पर काम करते हैं, विकासवाद के आधार पर काम करते हैं। हम परिवारवाद पर काम करने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है। हम लोगों ने अपने तरीके से कोशिश की थी कि हमेशा हरक सिंह जी जब भी गए बड़े सम्मान के साथ उनकी चीज़ों को आगे बढ़ाया। आप लोगों ने स्वयं देखा हो, मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर हो या अन्य मुद्दे पर हो, हमने हमेशा उनका सम्मान। राजनीति की सच्चाई देखिए, पिछले 5 साल तक योगी सरकार में मंत्री रह चुके नेता अब योगी के खिलाफ बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर
सत्ता हथियाई थी। जब 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। हमेशा लालच देकर के जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है, अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। पिछड़ों दलितों का पूरे तरीके से राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और रोजगार के क्षेत्र में और आरक्षण के क्षेत्र में पूरे तरीके से शोषण हुआ है। उस बात को देखते हुए यानी सारी लड़ाई चेहरों की है। चेहरा, जी हां, चेहरा इतना महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है? एक चेहरे से क्या चुनाव बदल जाता है? क्या कई चेहरे एक दल को छोड़कर दूसरे दल में आ जाएं तो वो दल मजबूत हो जाता है? चेहरे ने काम क्या किया, किसके लिए किया, क्या अपनी जाति के लिए किया, अपने क्षेत्र के लिए किया, उस चेहरे पर कभी बातचीत नहीं होती। बात सिर्फ चेहरे और जात की होती है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। स्वामी प्रसाद मौर्य हमसे जुड़ेंगे, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी, उन्होंने ज्वाइन करी है। हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सुरेंद्र राजपूत जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। अब्बास हैदर जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ओर से। और संदीप चौधरी जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी की ओर से। शुरुआत अब्बास हैदर जी आपसे करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब्बास जी, चेहरे की सारी लड़ाई होती है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। फेसेस होता है और फेस का ही परसेप्शन होता है, और उसी परसेप्शन पे ही बैटल लड़ी जाती है। आपकी रीच आउट शायद 22 करोड़ आदमी तक नहीं हो सकती है, ना आप फोन पर बात कर सकते हैं, ना आप पत्र लिख सकते हैं। वो चेहरा ही होता है जो आपका मैसेंजर के रूप में काम करता है। तो क्या ये माना जाए कि जो चेहरा उधर है अब ये चेहरा इधर है, यानी तेरा चेहरा अब मेरा चेहरा है और मेरा चेहरा अब तेरा मोहरा है? अब्बास जी, देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा विकास के चेहरे पर राजनीति कर रही है। अखिलेश यादव जी ने अपनी पिछली सरकार में 5 वर्ष में जो वादे किए थे उनको निभाया है। आज उत्तर प्रदेश की ये स्थिति थी कि पिछले 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों के प्रति अपराध नंबर 1, महिलाओं के प्रति अपराध नंबर 1, हत्याएं सबसे ज्यादा। और देखिए, उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी थी उसको इन्होंने गिरा दिया। आप देखिए कि जो बेरोजगारी दर थी वो 6% से बढ़ के 10% पहुंच गई, वो भी कोरोना काल से पहले। तो इस तरह से इन्होंने उत्तर प्रदेश में दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को सिर्फ उनका वोट लेकर के उनको ठगने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में गुस्सा है इसके खिलाफ, और निश्चित रूप से दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के, अल्पसंख्यकों के, अगड़ों के, सबके जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी, विकासवादी। ठीक है अब्बास भाई, मैं ये समझना चाहता था, अखिलेश यादव अपने आप में चेहरा है, मुलायम सिंह यादव जी अपने आप में चेहरा है। ये जो चेहरे आए हैं, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो, सैनी साहब हो, इमरान मसूद हो, राजा रामपाल हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, तो क्या यही चेहरों का एक वो है? आदमी कहता है कि साहब आप बैठिए, अगल बगल में अगर 10 चेहरे बैठते हैं जिनकी मैसेजिंग होती है तो उससे राजनीति आगे निकल जाती है और आप वोट के लायक बन जाते हैं। अब्बास जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। उत्तर प्रदेश में, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता का मूड है चेंज का। उत्तर प्रदेश की जनता का मूड समाजवादी पार्टी के साथ है। तो आप देखिए कि जो जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे वो किसी भी समाज, समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, और निश्चित ही इससे बहुत बड़ा व्यापक संदेश जाता है। ये राजनीतिक बात हो गई और समाज में हम किस प्रकार कौशल कांत मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, जवाब लूंगा। एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पास चलते हैं, अब समाजवादी पार्टी में है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से समझेंगे कि आखिर चेहरे का खेल क्या है। बहुत स्वागत है स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपका इंडिया न्यूज में। आपको आवाज मिल रही है मेरी सर? जी, बहुत धन्यवाद। ठीक है स्वामी प्रसाद जी, आज जो डिबेट है और जो हम समझना चाह रहे हैं वो चेहरे की एक लड़ाई है। आपका चेहरा मेरा चेहरा है, मेरा चेहरा उधर जाके आपका मोहरा बन जाता है। चाहे आप हो, ब्रिजेश पाठक जी रहे हो, दारा सिंह चौहान जी रहे हो, रीता बहुगुणा जोशी जी रही हो, तमाम दल के ऐसे चेहरे थे बड़े बड़े जो भाजपा के साथ पिछले चुनाव में गए
वो चेहरे वहां एक्सेप्ट हो गए, चुनाव भी जीत गए, मंत्री भी बन गए, और अब उनमें से काफी चेहरे भाजपा से अलग हो गए। तो माना जाए जो सारी लड़ाई है वो चेहरे की लड़ाई है। जी, आवाज मिल रही है स्वामी जी आपको? जी हाँ, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। शायद सोहेब प्रसाद जी, मेरी आवाज नहीं जा रही है मैं आपको। अपना सवाल एक बार दोहरा देता हूं। चाहे आप हो, दारा सिंह चौहान जी हो, रीता बहुगुणा जोशी मेरी हो, आवाज आ रही ब्रिजेश है आपको? पाठक हो, ये वो चेहरे थे जो दूसरे दल से बीजेपी में गए और एक चेहरा दूसरे दल में जाता है, चुनाव जीतता है, मंत्री बन जाता है, यानी वो चेहरा जो मोहरा बन जाता है। आज जो चेहरे अलग हो रहे हैं, सारी चर्चा, सारी राजनीति उन्हीं चेहरों पर है। देखिए, राजनीति में जब भी कभी इस तरीके की परिस्थितियां आती हैं, हाँ। उसके पीछे कोई न कोई बड़ा कारण होता है। आपको याद होगा 2016 में मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी थी, ठीक है। और उस समय कारण भी हमने स्पष्ट किया था कि 2012 के बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी मानवर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन से हट गई। यहां तक कि मानवर कांशीराम जी का नारा बदल दिया था, जो जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी मानवर कांशीराम जी का नारा था। इन्होंने उनके निर्माण के बाद नारा दूसरा गढ़ दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। स्वाभाविक रूप से वो सक्षम लोगों की नारा था। कई बार मैंने प्रतिवाद किया, समझाने की कोशिश भी की, बाबा साहब के मिशन और मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की दुहाई भी दी। बहन जी पलट के वापस आने वाली ही, और जब साथ छोड़ा गया तो बहुजन समाज पार्टी से एक बहुत लंबी फौज निकली और प्रदेश में एक बहुत बड़ा जनाधार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ, क्योंकि उसमें मोदी जी की बात था सार्वजनिक रूप से कि लोग हमको नीच कहते हैं क्योंकि मैं पिछड़ी जाति पैदा हुआ हूं। ठीक है। मैंने सोचा मैं एक कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बदल गया है, ठीक है सर, तो चरित्र भी बदल गया हो। ठीक है, मान लिया 5 साल में बदला सब कुछ। सोहेब प्रसाद जी, आप जब मंच पर थे और समाजवादी पार्टी ऑफिस में थे, आप जब ज्वाइन कर रहे थे, तो आपने कहा कि हम बहन जी के साथ गए, मुख्यमंत्री बन गई, हम बीजेपी के साथ गए, बीजेपी की सरकार बन गई, अब अखिलेश यादव जी के साथ हैं, मुख्यमंत्री बनवाएंगे, ये आपने कहा मंच से। मैं एक छोटी सी चीज आपसे समझना चाहता हूं सर, चाहे आप हो, दारा सिंह चौहान जी या कोई भी नेता है, मतलब ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं, लोगों के लिए, जो आपका कार्डर है, जो लोग हैं क्षेत्र में, प्रदेश में आपके, उनको आप लोग कैसे समझाते हैं कि साहब 5 साल तक हम बीजेपी में थे, अब हम सपा में जा रहे हैं, या बीएसपी में थे, अब हम बीजेपी में जा रहे हैं? क्या रातों रात जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके कार्डर में लोग हैं, जो लोग आपसे इतने साल से जुड़े हैं, कैसे आप समझाते हैं कि साहब देखिए अब वो वक्त है जब हम पार्टी बदल रहे हैं और अपना नेता बदल रहे हैं? क्या बहुत आसान होता है ये समझाना? देखिए राजेश जी, कुल मिलाकर के हम आपको ये बता दें कि विश्वविद्यालय 80 में छोड़ा था, 1980 में। उसके बाद में सीधे राजनीति में आ गया था। 24 घंटा मैं समाज के अंतिम प्रधान मंत्री रहूं न रहूं, हजारों लोग दिन मेरे पास आते हैं, मेरे तरफ से जो भी काम संभव होता है मैं उनका काम भी करता हूं, टेलीफोन भी करता हूं, उनके लिए पत्र भी लिखता हूं। और यही कारण है लाखों लोग जो मैं जहां रहता हूं वहां खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके हारे गाढ़े काम में आता हूं, पार्टी उसके काम नहीं आती है। कि जब बहुजन समाज पार्टी छोड़ा तो लाखों का हुजूम चल पड़ा, भारतीय जनता पार्टी छोड़ा
मैं इस्तीफा देते ही पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच गया और लाखों लोग फिर से बोलने लगे मौर्य जी का निर्णय हुआ, जहां मौर्य रहेंगे वहां रहेंगे। तो इसलिए हमारा शुरू में जब पहली बार मंत्री बना मैं 97 में, मैंने हमारे यहाँ कार्यकर्ता ने एक तख्ती टंगवा दी थी जिसको कोई नहीं पूछता, हमारी विषय भारतीय जनता पार्टी सरकार में हमारे बड़े बड़े ओहदे वाले मंत्री जिसके पास 4-4, 5-5 विभाग है, बड़े बड़े विभाग हैं, उनके यहां कोई कार्यकर्ता कभी नहीं मिल सकता। लेकिन पूरे 5 साल तक हजारों कार्यकर्ता प्रतिदिन हमारे यहां आते भी थे, पत्र भी बनवाते थे, टेलीफोन भी करवाते थे। सर, मैं एक चीज स्वामी जी आपने और कहा, कभी कभी बहुत भीड़ होती थी। ठीक है, तो मतलब आपका कहना है कि वो काडर जो था आपने उसको संतुष्ट किया, बनाया, वो आ गया। आपने एक चीज और करी जिस पर 2 दिन बाद बहन जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। आपने कहा समाजवादियों के साथ अब अंबेडकरवादी भी साथ आ गए। इसका मतलब क्या है? क्या जो पारंपरिक वोट बैंक है बामसेफ और बीएसपी का, क्या वो काडर भी अब अखिलेश यादव के साथ खड़ा है? देखिए, आपको इस बात को स्वीकार करना होगा, अगर बहुजन समाज पार्टी से काडर हटा नहीं होता तो बहुजन समाज पार्टी की आज यह दुर्दशा नहीं होती। बहन मायावती जी अकेले ट्विटर पर नहीं खेलती होती, आज पब्लिक में जाने की उनकी हिम्मत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का जनाधार गायब होता है। तो वो कैडर तो था, कैडर है भी, लेकिन बीएसपी के पास नहीं है। कहां गया? वो भारतीय जनता पार्टी में गया था और आज भी उसका परिणाम है कि पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार में 225 विधायक बीएसपी पृष्ठभूमि के हैं। और आज स्वाभाविक रूप से जब हम वहां से हटे हैं तो जो काडर साथ में गया था वो काडर फिर से वापस आ गया। और बहन मायावती जी चूंकि हमारी नेता थी, मैं उनका सम्मान करता हूं, अगर नीति से नहीं हटती तो शायद उनका साथ भी नहीं छोड़ता। लेकिन आज बहन जी जिस काडर पर गुमान करती हैं, जो काडर 4 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया, अगर वो काडर उनके पास होता तो आज भी वो मुख्यमंत्री की दौर में होती, आज भी उनके विधायकों की संख्या सैकड़ों करीब होती। मतलब उन्होंने गलतियां करी, तो कहीं भी आ गई। ठीक है, अब इकाई में आने जा रही है। ठीक है, अब चुनाव के बाद वो इकाई में आएंगी। हाँ सर, ये बताइए कि जो एक नैरेटिव सेट है इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव का, वो मंडल कमंडल अगड़ा पिछड़ा, ये नैरेटिव सेट है। इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कुल मिलाकर के हमने ये तो दिया जवाब 80 और 20 का। हाँ, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट की लालच में 80-20 का नारा देकर के एक तो देश बंटवारे का बीज बो रहे हैं, अब दूसरी तरफ दलितों और पिछड़ों की आंख में धूल झोंक रहे हैं। ये कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। तो मैं कहना चाहता हूं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जिनकी आबादी 24% है, क्या ये हिंदू है कि नहीं है? 24%, 54% पिछड़ा वर्ग क्या भारतीय जनता पार्टी की नजर में हिंदू है कि नहीं है? अगर ये दलित और पिछड़े हिंदू हैं तो ये अजगर की तरह चट क्यों कर गए? आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती क्यों कर दिया? इसका मतलब है इनके नजर में सामान्य वर्ग के लोग ही केवल हिंदू हैं, दलित हिंदू नहीं है, पिछड़ा हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होता तो उसके हक कोई छीनते नहीं, उसके हक को किसी और को परोसते नहीं। भारतीय संविधान की व्यवस्था के मुताबिक मिला हुआ आरक्षण ये चट नहीं कर जाते, और साथ ही साथ आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती नहीं करते। इसीलिए इनका जो चेहरा है वो आस्तीन के सांप जैसा है। ठीक है, ये दुहाई देंगे हिंदू को और हिंदू को डस रहे हैं, इसका मतलब इनकी नौटंकी है। ये हिंदू चाहते नहीं है सर, ये लेकिन तो चंद मुट्ठी भर जो कुछ ऊंची जात के लोग हैं, जो मुख्यमंत्री की बिरादरी के लोग हैं, वो उनको पुष्ट करना चाहते हैं। और यही कारण है कि दलितों और पिछड़ों का आरक्षण उनको बैठा काम कर रहे हैं। ठीक है तो सर, लेकिन
मौर्य जी, बीजेपी ने कहा कि जो लोग गए उनके जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जनता आप के बीच मूलतः था। बीजेपी के नहीं थे। कहा बीजेपी काडर का कोई आदमी नहीं गया है, ये बाहर के लोग थे, बाहर से चले गए। और स्वतंत्र देव सिंह ने यहां तक कहा कि साहब डबल इंजन वाली गाड़ी का जिसको टिकट नहीं मिला वो ब्लैक में टिकट लेके समाजवादी पार्टी में चला गया। देखिए, स्वतंत्र देव जी हो या कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक स्कूल है आरएसएस का। तो जो आरएसएस स्कूल में दाखिला ले लेता है वो गुलाम होता है, वो आरएसएस का तोता होता है। जो आरएसएस बोलता है वही तोता बोलता है। उनका ना अपना कोई विचार होता है, ना कोई सम्मान होता है, ना कोई स्वाभिमान होता है। और रही बात, ये सही है कि हम बीएसपी से गए थे, बीएसपी के थे। और आज भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि हम लोगों के जाने के पहले इनको 14 साल वनवास झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 14 साल से वनवास इनका खत्म हुआ यही बीएसपी से जाने वाले लोगों के द्वारा। आज भी 250 विधायक बीएसपी पृष्ठभूमि के हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो साबित करता है कि बसपा से आने वाले लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने जिन दलितों और पिछड़ों ने इनकी सरकार बनाई, उन्हीं का कलेवा करने लगे, उन्हीं को निगलने लगे, उन्हीं का हक की तरह निगल करके बैठने लगे। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे दोहरे चरित्र और आस्तीन के सांप को कुचलना भी था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऐसे आस्तीन के सांप को कुचलने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी सरकार बनने का संकल्प लिया है। और जिससे कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार ही नहीं रहेगी तो दलितों और पिछड़ों का अधिकार अपने सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है स्वामी प्रसाद जी, आपने अपने कीमती वक्त हमें दिया, हमसे जुड़े, आप बहुत शुक्रिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपका, आपने हमसे बातचीत की और अपने जो विचार थे हमारे साथ साझा किया। हम वापस अपने पैनल पर चलते हैं और शुरुआत सबसे पहले कौशल कांत मिश्रा जी से करते हैं। कौशल जी, आपने सुना होगा स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, वो ये बात कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम भाजपा के नहीं थे, हम बीएसपी से आए थे। कहा लेकिन 250 विधायक जो थे वो पृष्ठभूमि बीएसपी की थी, जो लोग आए थे। और कहा इतना अहंकार था और जो वादे हमसे किए गए वो पूरे नहीं हुए। दारा सिंह चौहान जी से भी कल मेरी बात हो रही थी। कहा इसीलिए हम पार्टी से अलग हुए और अब अखिलेश यादव को मजबूत कर रहे हैं। कौशल कांत जी, आप देखिए, जैसे इन्होंने कहा 250 विधायक, तो आपको पता है इनके साथ कितने गए उनके अकाउंट में डीबीटी के थ्रू। ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जिसके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी पार्लियामेंट से कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा किसान के पास पहुंचता है, 85 पैसे इनकी करप्शन वाली सरकार खा जाती थी। अब वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनके अकाउंट में जा रही। आज 5 लाख सालाना का इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है। इतने लोग बीमार हुए, जो भी गए उनका इलाज मुफ्त हुआ है। आप जाइए आस पड़ोस में जाकर तो देखिए क्या डेवलपमेंट हुआ। आप बनारस की सड़कों पे तो निकल के देखिए जिस तरीके से काशी का कायाकल्प हुआ। ठीक है, सारा डाटा देखिए। ठीक है, ठीक है कौशल कांत जी, ठीक है। मैं 5 सेकंड दे दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी साथ में। सुरेंद्र राजपूत जी, यही जो आज डिबेट हमने रखी वो इसी बात पे रखी कि चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो कुपोषण की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चेहरों के साथ क्या सब चीजें हट जाती हैं? जब चेहरे आ गए एक तरफ से दूसरी तरफ तो जो बुनियादी मुद्दे हैं वो गायब हो जाते हैं। चर्चा सिर्फ चेहरों की होती है और हो रही है चुनाव में। सर मैं आपको बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं। आज आप चर्चा किसी चीज की कर लीजिए, कौशल कांत जी किसी चीज की कर ले, अपनी सुविधा के अनुसार हिंदू की कर ले, मुसलमान की कर ले, मंदिर की कर ले, मस्जिद की कर ले, चंदा चोरी की कर ले, लेकिन जनता के बीच में जो चर्चा है ना, कहते हैं कि भाजपा इस तरह किसान पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे धाम करती है। किसान के जो खर्च है, किसान की जो लागत है, उसको 4 गुना बढ़ा करके 6000 रुपए अगर ये बात करते हैं तो पाप करते हैं, श्राप मिलेगा। आपको बताऊं, अगर किसान को ये अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि 400 रुपए हम गन्ना देंगे और मात्र 5 रुपए पर क्विंटल गन्ना बढ़ाते हैं, तो पाप भी लगेगा, श्राप भी लगेगा। झूठे आंकड़े दे करके, और राजस्थान और झारखंड के भी झूठे आंकड़े दे करके उसके पीछे छुपते हैं शिखंडी की तरीके से, वो पाप भी लगे।
पाखंडियों श्राप फौज नहीं आप लगेगा रखते जो हैं, बेरोजगार चुप रहिए, आप पाखंडियों की फौज बोलिए, आप रखते हैं, बीच में मत झूठे बोलिए, आंकड़े की बात मत बीच में करिएगा। मत बोलिए। मैं ठीक है, अगर ठीक बोल है, एक रहा मिनट हूं, कौशल कांत जी, तो एक मिनट झूठे दीजिएगा। आंकड़े मत कौशल कांत जी, बोलिएगा। कौशल कांत जी झूठे कंप्लीट कर आंकड़े लेंगे, मत जवाब बोलिएगा। आप ही को देना है। कौशल कांत जी आंकड़े मत कंप्लीट कर दिए, बोलिएगा। 30 सेकंड में सुरेंद्र राजपूत जी 30 सेकंड में वाइंड अप करिए, एक बार जवाब ले लें, उसके बाद हमको संदीप चौधरी जी के पास भी जाना है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी चेहरा ही चेहरा है। राजस्थान पे हाँ। और झारखंड के आंकड़ों के आंकड़ों के पीछे कब तक शिखंडियों की तरीके से छुपेंगे? सच ये है, बताएं मुझे यहाँ पर कि क्या नाम कितने लोगों को रोजगार दिया और कितनों का वादा था, बताएं मुझे। पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी ठीक है, की बात कर रही है ठीक तो है। उत्तर प्रदेश में कौशल कांत जी, ये देखिए, ये एक डिबेटेबल इशू है और एक लंबा इशू है। ठीक है सुरेंद्र भाई, मैं कौशल कांत जी, ये एक डिबेटेबल भी इशू है, लंबा इशू है। अगर हम आंकड़ों की बात करें, डाटा की बात करें, कौन सा प्रदेश ऊपर है, कौन सा प्रदेश नीचे है, ये चुनाव है, जनता तय करेगी। हम लोग इस पर बहस फिर किसी दिन करेंगे। मेरा सिर्फ यही कहना है कौशल कांत जी कि आज ये जो डाटा है, जो हम लोग बात कर रहे हैं, आप देखिए ये कहीं नहीं है, और ये किसी एक पार्टी में नहीं, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आरएलडी हो, हर व्यक्ति चेहरे के पीछे भागता है कि साहब ये चेहरा हमको मिल जाए, इससे एसोसिएटेड इस जाति के वोट हमको मिल जाएंगे, इस रीजन के वोट हमको मिल जाएंगे। तो लड़ाई तो चेहरे की है ना मिश्रा जी। देखिए, हमारी तरफ से ये लड़ाई कभी चेहरे की नहीं रही है। हमारी तरफ से ये लड़ाई हमेशा गरीब कल्याण की रही है। और उत्तर प्रदेश, हमसे अभी पूछ रहे थे ना कि 5 साल में हम कहां ले गए, हमें शर्म आनी चाहिए। अरे कांग्रेस सरकार ने उत्तर प्रदेश के आजादी के इतने साल राज, सबसे ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस पार्टी है, उसके बाद भी अगर प्रदेश में इतने गरीब हैं तो उसके लिए हमसे ज्यादा कांग्रेस सरकार रिस्पॉन्सिबल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक है, आपको रुकूंगा एक बार। सबके साथ और अब्बास हैदर जी के पास चल रहा है, संदीप चौधरी जी हमारे साथ हैं। एक चीज कहना ठीक है चाहूंगा, संदीप चौधरी जी, देखिए जो चेहरों की बात हम कर रहे हैं, वही चेहरा पश्चिम में कहा जाता है कि साहब जाट लैंड है, फार्मर्स है, जयंत उसके चेहरा है, उसी चेहरे के साथ अखिलेश यादव है। संदीप जी देखिए राजेश जी, मैं आपको बता, राष्ट्रीय लोकदल का नेतृत्व जयंत जी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व अखिलेश कर रहे हैं, तो चेहरा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पिछला चुनाव देखा, आज मैं उत्तराखंड की बात करूं, विजय बहुगुणा हुए, उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष रही, या हरियाणा की बात रहे राव इंदर जी के, दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में आए, उसने भारतीय जनता पार्टी का माहौल आपने देखा। खिंचवाते आपके यहाँ दुशासन नहीं, आप बात करते आप किस जगह बात करेंगे? गंगा में उत्तराखंड पर बात करेंगे, मरते किसान पर बात करेंगे, किसान की क्या नाम जो खाद करते आपने 5 किलो यूरिया चोरी किया उसकी बात करेंगे, किसान की आपकी गति से मरते हुए किसान पर बात करेंगे। क्या गन्ने में भाई जो आपने इश्यूज उठाए हैं, मुद्दे उठाए हैं, मैं कौशल कांत जी हमारे साथ हैं, मैं जवाब भी लूंगा। बड़ी खबर इस वक्त की, यूएई के अबू धाबी एयरपोर्ट पर ड्रोन से अटैक हुआ है। ड्रोन हमले में 3 लोगों की मौत बताई जा रही है, 2 भारतीय, 1 पाकिस्तानी नागरिक की हुई है मौत। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 धमाके हुए। ड्रोन हमले में 6 लोगों के घायल होने की खबर है। ईरान समर्थित हती विरोधियों ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हम वापस अपने बड़े पैनल की ओर चलते हैं। हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा, सुरेंद्र राजपूत, अब्बास हैदर, संदीप चौधरी जी हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने बहुत मूलभूत कई सवाल उठाए हैं। मैं एक बार संदीप चौधरी जी आपके पास आऊंगा, एक बार कौशल कांत जी अगर आप रिप्लाई कर देते। इन्होंने बहुत मूलभूत बात, जो कि जातिगत समीकरण में नहीं है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नहीं है, बहुत मूल और बहुत बुनियादी सवाल सुरेंद्र राजपूत जी ने जो उठाए हैं आपकी सरकार पर, मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने मेन बात की कि बेरोजगारी की बात की। बेरोजगारी में मैं आंकड़े बताना चाहूंगा, सिर्फ बात करने से नहीं, जरा ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में आज बेरोजगारी दर 27% है, झारखंड में बेरोजगारी दर 16% है, दिल्ली में, हमारे दिल्ली कैपिटल में 11% है, केरला जो बहुत डेवलप होता वहां पे 7.8% है, और आप ये समझ लीजिए कि वेस्ट बंगाल में 7.4% है। उससे कम बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश पूरे देश का प्रदेश है
जहां की पॉपुलेशन करीब करीब 23 करोड़ से ज्यादा है, उसके बाद भी बेरोजगारी दर इतनी कम है। और एक चीज बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पर बात सोसाइटी को बांटने की नहीं हम कर रहे हैं, हम सोसाइटी को जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम सोसाइटी के लिए मैसेज लेके आए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। आप ये समझिए कि जब हमारी सरकार आई थी उस समय पूरे प्रदेश में कुल 15 मेडिकल कॉलेज, आज कितने हैं? 59 मेडिकल कॉलेज है, 2 एक्सप्रेसवेज थे, आज 4 एक्सप्रेसवे, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किसानों को पहले लोग कर्जा देते थे और इलेक्शन के पहले कहते थे कि हम तुम्हारा कर्जा माफ कर देंगे। हमारी सरकार ने उनके कर्जे को माफ किया, गन्ना का रिकॉर्ड भुगतान किया, उसके बाद किसानों को सालाना 2 बार पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये तो साफ ही पता चल रहा है कि ये जो बोल रहे हैं उसमें कोई सत्यता नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जाने कितने स्वामी आए और जाने कितने स्वामी चले गए। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो है सबके साथ। और उसी विश्वास से देख लीजिएगा आने वाले इलेक्शन में 10 तारीख को सब अपनी अपनी आस्तीनों में दोबारा छुप जाएंगे और इनको बिल नजर नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि नहीं, अब अभी ये लोग बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि हर बार कहते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सांप्रदायिक राजनीति नहीं होनी चाहिए और दूसरी तरफ वो हमेशा अगड़े पिछड़े, दलित, वंचित, इन सब में समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। जबकि हमारे समाज में सिर्फ 2 चीजें हैं, एक जिसके पास घर है, जिसके पास घर नहीं है, एक शौचालय है, शौचालय नहीं है, लाइट आती है, लाइट नहीं आती है, मुफ्त इलाज मिलता है, मुफ्त इलाज नहीं मिलता है। यानी कि पूरे समाज में सिर्फ 2 ही बिरादरी है, एक जो सब कुछ अपने पैसे से खरीद सकती है, दूसरी जिसके पास पैसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4.5 साल की सरकार में पिछले 2.5 साल से आप देख रहे हैं नहीं, ठीक 15 करोड़ लोगों को प्रदेश को मुफ्त अनाज। मैं आप देखिए, एज अ पॉलिटिकल पार्टी जिसने सरकार चलाई है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी, बिल्कुल सही है, आप फ्लैगशिप प्रोग्राम्स की अपनी बात कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। आप जनता के बीच में जाएंगे, जनता उसका आकलन बेहतर करेगी। मैं ये समझना चाहता हूं कि जो ये चेहरे होते हैं, जब चेहरे फ्लिप करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो एक सेटबैक होता ही होता है। एक जो परसेप्शन गेम है उसमें आप ऊपर नीचे होते हैं। हरक सिंह रावत ही थे जो पिछली बार गए, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तब ब्रजेश पाठक, रीता बहुगुणा जोशी, दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, कई लोग आ गए थे। तो एक परसेप्शन होती है, एक हवा क्रिएट होती है कि हाँ साहब, लग रहा है सरकार जा रही है, लग रहा है सरकार आ रही है, तो एक परसेप्शन क्रिएट होता है। परसेप्शनल डेंट आप इसको मानते हैं या नहीं कौशल कांत जी? देखिए, परसेप्शनल डेंट हम नहीं मानते हैं। अगर कोई आता है तो उसका परसेप्शनल डेंट, उसकी एंट्री होती है तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है। लेकिन किसी के जाने से ये समझें कि जिनकी हमने 4.5 साल सेवा की है वो वापस चले जाएंगे। वो गरीब जिसको घर मिल गया, वो गरीब जिसको शौचालय मिला, वो गरीब जिसको दोनों जून की रोटी मिल रही है, जिसको घर में बिजली मिल रही है, जिसको मुफ्त इलाज मिल रहा है, जिसको मुफ्त टीका मिल रहा है। तो चेहरे की बात यही कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो। क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के दिल में उतरी हुई है और दिल की पार्टी है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रदेश की जनता कह रही है, यही चुना है था, यही चुनेंगे, सही चुना था, सही चुनेंगे। ठीक है सर। सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ हैं क्योंकि उसका हेडलाइंस भी लेना है। ठीक है, ठीक है, मिश्रा जाता हूं। सुरेंद्र जी, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। चेहरे की तो लड़ाई नहीं है, बार बार चेहरा ही आ जाता है सामने। आपके भी बहुत सारे चेहरे थे जो अब आपके साथ नहीं है, वो भी दूसरे दलों में जा चुके हैं। ये तो सच है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और बरसात के समय में तमाम लोग आते भी हैं, जाते भी हैं, और चुनाव के समय में भी इसी तरीके से आना जाना चलता है। हम इस चीज की बात नहीं करते। मसला होता है नीति का, नियम का, सिद्धांत का। मसला होता है सत्ता के परिवर्तन का नहीं, व्यवस्था के परिवर्तन का भी। और मसला होता है जाकर के, रजत भाई आपने तो अभी कौशल कांत जी से प्यारी प्यारी बातें सुन ली, बड़ी मीठी मीठी बातें इन्होंने कहा। कहते ना कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम था उसने मुझे छूकर ही देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर दिखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। कौशल कांत जी, 15 करोड़ लोगों को अगर आप आज की डेट में 5 किलो अन्न दे रहे हैं तो ये आपकी सरकार की सफलता है, क्योंकि आपकी सरकार ने 28% ज्यादा लोगों को गरीब बना दिया। अगर आप उत्तर
को सबसे गरीब राज्य घोषित करा रहे हैं आपका नीति आयोग, हम नहीं कर रहे, नीति आयोग कर रहा है। कि आपके लिए शर्म की बात है, योगी सरकार के लिए शर्म की बात है, योगी जी के लिए शर्म की बात। अगर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 43,000 रुपए और पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय जो है 83,000 रुपए है, तो ये आपके लिए गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। अगर आप 5 किलो अनाज के बाद देते हैं सब लोगों को भिखारी बना करके, सब लोगों को गरीब बना करके, सब लोग वंचित बना करके, तो ये आपके लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है। 10 तारीख को उसका जवाब मिलेगा। अगर आपने 70 लाख रोजगार दिए होते तो 70 लाख रोजगार की बात करते, माता बहनों को सम्मान दिया होता तो आप बात करते हाथरस में डीजल और पेट्रोल से लड़के नहीं जलाते। अगर आपने माता बहनों को सम्मान दिया होता तो सारे भी बनी, लेकिन राजनीति में चीजें बदलती हैं, समय बदलता है। आज चीजें उल्टी हो चुकी हैं। आज लोग बीजेपी को छोड़कर हमारे गठबंधन के साथ, और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, बंगाल की ममता बनर्जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में ईडी चोटी का सबके ऊपर आरोप लगाए, किसी को अफगानिस्तान से, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हुआ। तो ये बिल्कुल आज की तारीख में बदल जा रहे हैं। 1 महीने के सामने आज एक तरह साफ हो जाए। ठीक है सर। और जब आज डूबने लगता है लोग उसमें भागने लगते हैं। एक बार फिर से अब्बास जी के पास चलते हैं। अब्बास जी, ज्यादा जो आप कह सकते हैं लोग आ रहे हैं या लोग जा रहे हैं, उसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी है चेहरों को लेकर। आपके यहां भी ज्वाइनिंग हो रही है बीजेपी से, बीजेपी के यहां भी ज्वाइनिंग हो रही है आपसे, यानी यहां 2 पार्टियों में आप कह सकते हैं कि लेन देन चल रहा है नेताओं का और चेहरे का। तो जो चुनावी मुद्दे हैं वो चेहरे के साथ थोड़े से डाइल्यूट होते दिख रहे हैं। सिर्फ चर्चा इस बात की किसने आज ज्वाइन किया, कौन ज्वाइन करेगा। अपर्णा यादव का नाम खूब चला है, साहब बीजेपी ज्वाइन करें, हालांकि अभी तक उसकी क्लियरिटी नहीं मिली है। 3 बड़े मंत्री आपके यहां ज्वाइन किए, कांग्रेस के कई लोग थे वो भी आपके यहां आ गए। तो सारी जो लड़ाई है वो चेहरों की है। अच्छा, जो चेहरा भाजपा में था 5 साल तक वो इंपॉर्टेंट था, जब छोड़ के चला जाता है तो वो बेकार हो जाता है। आपके यहां से भी जो लोग गए, कहा साहब इनकी तो टिकट कट रही थी इसलिए भाजपा चले गए। देखिए रजत जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से वो नेता छोड़ के आए जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फोन करता रह गया। उनके नेताओं ने ट्वीट किया बाकायदा कि वो बहुत बड़े जनाधार के नेता है और छूट गए, अपने फैसले पर विचार करें। तो आप समझिए कि किस तरह की बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी में। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है, आज ये दावा करते हैं 15 किलो अनाज उत्तर प्रदेश में बांट रहे, जबकि सच्चाई ये है कि नीति आयोग ने कई विभागों में पेपर सर्कुलेट किया। ठीक है, उसमें इन्होंने कहा कौशल कांत जी, ठीक है, बस कौशल कांत जी, आपने भी कई दलों से नेता पिछली बार लिए थे, इस बार लोग ज्यादा आपको छोड़कर जा रहे हैं। हरक सिंह रावत को आपने बर्खास्त कर दिया है, यहां पर इतने सारे लोग गए हैं, तो क्या इन चेहरों से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है? कौशल कांत जी, देखिए चेहरों से ऐसा नहीं चेहरों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई उसके बेसिस पे आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश करेगा, अगर उसने परफॉर्म नहीं किया, उसको जनता की अदालत में उसने काम करके नहीं बताया और सर्वेज में ये आया है कि उसने काम नहीं किया, तो उसको टिकट नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। जो फाइनल पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन होगा वही सर्वोपरि होगा। ठीक है, और इसके पहले क्लोजिंग कमेंट एक मिनट, सिर्फ 30 सेकंड बचा हुआ है, चेहरे की सिर्फ 30 सेकंड है। सुरेंद्र राजपूत जी, क्लोजिंग कमेंट। चौहे की बात बता दें, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मजेदार किस्सा होता है। इनके यहाँ जब आते हैं ना चेहरे, आपसे बताएं, तब वो बड़े अच्छे होते हैं, बड़े क्या नाम क्रांतिकारी होते हैं, और जब जाते हैं यूनुस के चेहरे के बारे में बताइए, भैया के चेहरे के बारे में बताइए, वही चेहरे हैं जिसकी वजह से कैराना में पलायन हुआ, वही चेहरे हैं की वजह से दंगे होते हैं, ये वही चेहरे हैं जिनकी वजह से गुंडाराज होता है। उनको आप सरकार में मंत्री बना के सारे दंगाइयों को टिकट दिया आपने। ठीक है, चेहरों की लड़ाई चलेगी और राजनीति में चेहरा ही होता है जिसको जनता देखती है। आप सब हमारे पास आए, हमसे बातचीत की देश का सवाल में। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी कमी है, आज के लिए इतना ही। हमने समझने की कोशिश करी कि चेहरा इतना जरूरी क्यों है, चेहरे की लड़ाई क्यों है, काम की बात क्यों नहीं है, लेकिन राजनीति में चेहरा ही। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं। आज इंडिया न्यूज सुपर प्राइम टाइम में देखिए चुनाव और क्रिकेट पर दिग्गजों से खास बातचीत शाम 7 बजे
यूपी में कांग्रेस की रणनीति बताएंगे भूपेश बघेल। शाम 7:30 बजे ओवैसी से खास बातचीत, कैसे मुसलमान वोटों पर वो दावा कर रहे हैं। रात 10 बजे पंजाब में अकाली दल का प्लान सुखबीर बादल बताएंगे और 10:30 बजे अजरुद्दीन से समझिए विराट कोहली के इस्तीफे की असली वजह। यानी बड़े चेहरे रहेंगे प्राइम टाइम में। देखते रहिए इंडिया न्यूज।